नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करियर पथ आईएएस पर। आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएस 2018 सीसैट का एक पेपर लेकर आया हूं, जिसका पीडीएफ मैंने आपके साथ पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डलवा दूंगा गूगल ड्राइव का, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने इस पीडीएफ में जब चेक किया तो मुझे इसमें 41 जो क्वेश्चन है बेटा, इस पीडीएफ के अंदर 41 क्वेश्चन, मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ बेटा, ये है जो पेपर, ये यूपी पीसीएस 2018 सीसैट का पेपर है। ठीक है, इस पेपर के अंदर 41 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर आए हुए हैं। 20 क्वेश्चंस हिंदी के हैं, जिसमें कुछ ग्रामर भी है और एक पैसेज भी है। ठीक है, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। ठीक है, ये लगभग 71 क्वेश्चंस हो गए हैं। 71 के बाद जो बचे हुए 29 क्वेश्चंस है बेटा, ये 29 क्वेश्चंस इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही रणनीति में बताया हुआ है कि आपको ज्यादातर फोकस आपको इन 3 सब्जेक्ट में करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको इन 3 सब्जेक्ट्स में करना है। ठीक है, ग्रामर हिंदी अगर आप बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाओगे, आपने थोड़ी थोड़ी हिंदी या ग्रामर पढ़ी होगी, फिर भी आप 20 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, इंग्लिश की बात करें बेटा तो इंग्लिश थोड़ी थोड़ी अगर सभी को आती है, वरना यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है। ठीक है, फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि आप 15 में से 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की गारंटी मैं लेता हूं, आपकी मैथ्स और रीजनिंग की गारंटी मैं ले रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा ही था कि आप सिर्फ और सिर्फ जोड़ना और घटाना सीख के आओ घर से, बाकी सब मैं सिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना घटाना सीख के आओ, बाकी सब मैं सिखाऊंगा। जिन बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है उन बच्चों के लिए है, जिनको मैथ से डर नहीं लगता है वो इन 41 क्वेश्चन में से मैं मान लेता हूं लगभग 18 क्वेश्चन मैथ के होंगे और वो 18 में से 12-13 करके आएंगे। ठीक है, बाकी के जो 23 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के रहेंगे, और रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन जो जब भी आता है ना बेटा, तो सभी बच्चे रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करते हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा उसने रीजनिंग पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, क्योंकि बेटा रीजनिंग का नाम ही होता है तर्क शक्ति, और तर्क करने की शक्ति हर बच्चे के अंदर होती है। ठीक है, तो इन 41 क्वेश्चंस में से अगर आप बहुत अच्छे से जाओगे तो बेटा लगभग 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे इसी तरह पूरी लगन के साथ, तो मैं गारंटी लेता हूं इस 41 में से आप 41 क्वेश्चंस करके आओगे सही के सही। ठीक है, लेकिन जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कोई भी सीसैट का पेपर निकालने के लिए, अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो यूपी पीसीएस सीसैट में बेटा 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 100 में से अगर आप 34 भी कर दोगे तब भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप 34 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, और जरा गौर से देखो, इस 34 क्वेश्चन में आप क्वालिफाई हो रहे हो, 41 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है। ठीक है, अगर आप सिर्फ यही 41 क्वेश्चन करके भी एग्जाम में आ जाओगे ना, तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, अगर आपने हिंदी को हाथ नहीं लगाया, इंग्लिश को हाथ नहीं लगाया, इन सब्जेक्ट्स को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही करके आ जाओगे, तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे सीसैट के पेपर को। बहुत आसान होता है पेपर को क्वालिफाई करना, क्योंकि यहां पर आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको अपनी प्रतिभा नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर को क्वालिफाई करना है। प्रतिभा आप अपने जीएस के पेपर में दिखाइए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, इन 41 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आज नहीं आ पाया हूं, मैं नेक्स्ट टर्म में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। आज लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। 41 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पेपर को लगाया होगा और आप आंसर्स दोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपके सामने लगा रहा हूं, फटाफट अपने आंसर दीजिए। मैं वीडियो के बाद सभी के आंसर चेक करूंगा। मेरे पास कमेंट विजिबल नहीं होता है, इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी के कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा यार ये रीजनिंग का सवाल है और अल्फाबेट कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है।
ठीक है। अल्फाबेट कोडिंग मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे ही डाला हुआ है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उस वीडियो में आपको अल्फाबेट कोड याद करने के बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाए हुए हैं, ठीक है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से अल्फाबेट कोड याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सवाल में पढ़ा जाए तो बेटा सवाल में लिखा है PAN, पैन का कोड है 31, पैन को 31 लिखा जाता है, PAR को 35 लिखा जाता है, तो PAT को क्या लिखा जाएगा। देखिए बेटा बहुत आसान सवाल है, अगर आपको कोड्स याद है तो क्वेश्चंस का जवाब फटाफट दे सकते हो। सवाल कह रहा है बेटा PAN को 31 लिखा गया है, PAR को 35 लिखा गया है, तो बेटा PAT को क्या लिखा जाएगा, ऐसे पूछा गया है। बस आप क्या करो बेटा, इन सभी लेटर्स के कोड लिख दो। अगर आपको कोड याद है तो मेरे साथ साथ बोलिएगा। P का कोड होता है बेटा 16, A का कोड होता है 1, N का कोड होता है 14, ठीक है। और 16, 1 और 14 को मिलाकर ये 31 कोड बनाया गया। 16, 1 और 14 को मिलाकर 31 बनाया गया है। जरा गौर से चेक करो, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, 16, 14, 30 और 1 31 हो जाता है ना। क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम सेकंड वाले के भी कोड लिख लेते हैं बेटा। P का कोड होता है बेटा 16, A का हो गया 1, R का हो गया 18। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, अगर मैं बेटा इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो जोड़ने पर बेटा 35 आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है जो कोड बनाया गया है वो अल्फाबेट कोड्स को जोड़कर बनाया गया है। बेटा आपको बताना है PAT का कोड क्या होगा, आप सिंपली P का कोड 16 लिख दो, A का कोड हो गया 1, T का कोड हो गया बेटा 20, आप प्लस कर दो, प्लस करते ही आपका आंसर बन चुका है 37। 37 इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कोड्स याद नहीं है तो कोड्स याद करिए, कोड्स याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताए हुए पहले से, ठीक है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पर। बेटा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको फटाफट ओरल स्क्वायर निकालना आता है, अगर आपको फटाफट ओरल स्क्वायर निकालना आता है तो क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और 2 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां लिखा हुआ है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन में 19 इक्वल टू 4। आप सभी को पता है अगर मैं 19 को उधर लेके जाऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 4 जा 76, अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख देता हूं, इक्वल टू में 76। बेटा आप मुझे बताओ, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, इसका मतलब x इक्वल टू बन जाएगा 76 का स्क्वायर। अब बस बात यहां पे आती है, क्या आप 76 का स्क्वायर ओरल निकाल सकते हो बिना पेन चलाए? क्या आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक आती है? स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं क्लासेस में आपको खूब अच्छी तरह सिखाता हूं, बिना पेन चलाए 1 से लेके 1000 तक कोई भी स्क्वायर होगा, बिना पेन चलाए आप चुटकियों में आंसर दे दोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ना घटाना आता हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आपको 76 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे आएगा। बेटा 76 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करो कि 76 इस 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 26 ज्यादा है। जितना ये नंबर ज्यादा होगा उतना 25 में प्लस कर दो। फिर सुनना बेटा, 76 50 से कितना ज्यादा है, जितना ये नंबर जब 50 से ज्यादा है उतना 25 में प्लस कर दो। 25 में प्लस करने पर ये हो गया 51, ठीक है। दूसरा काम हमारा ये रहता है बेटा, 26 का स्क्वायर जितना ये नंबर ज्यादा था उसका स्क्वायर कर दो, तो 26 का स्क्वायर बेटा होता है 676। 676 को लिखने के लिए हम लोग 76 76 को पीछे लिख देते हैं और जो बच गया 6 कैरी वो आगे जोड़ देंगे, 51 और 6 57 हो जाएगा बेटा। और x का वैल्यू आ चुका है 5776। बस आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक आती हो, क्वेश्चंस का जवाब चुटकियों में दे सकते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपके सामने लगा रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का, और देखिए कितना आसान सा सवाल है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप सिर्फ सवाल पढ़ के ही लगा सकते हो। यहां पे मुझे 3 शब्द दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, पचाना, चबाना, पचाना, चबाना और पकाना। बेटा पकाना, चबाना और पचाना, ये 3 शब्द दिख रहे हैं, आपको इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। मुझे बताओ बेटा सबसे पहला काम क्या होता है? ये खाने की बात कर रहा है मुझे ख्याल से। अगर ये खाने की बात करें तो खाने में सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? पकाना पड़ता है खाने को। और खाने को पकाने के बाद हम उसे जब खाते हैं तो क्या करना पड़ता है बेटा? चबाना पड़ता है। और चबाने के बाद जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारा जो पेट है या उसके अंदर की जो मशीनें लगी हुई है वो उसे क्या करती है बेटा? पचाती है। इसका मतलब सीक्वेंस यही है, सबसे पहले क्या आएगा बेटा? पकाना, फिर चबाना और देन पचाना। ठीक है, बेहतरीन सवाल है बेटा, 2-2 नंबर के सवाल है। अगर और आप देख रहे हो कितने आसान से सवाल 2-2 नंबर पे पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर। ओके, यहां पे एक लिखा हुआ है बेटा कि प्लस को मल्टीप्लाई लिख दिया जाए, माइनस को भागित डिवाइड के लिख दिया जाए, मल्टीप्लाई को माइनस लिखा जाए और डिवाइड को प्लस लिखा जाए। तो बताओ ये जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है इसका आंसर क्या होगा? बेटा यहां लिखा हुआ है 4, 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइड बाई 8 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। सवाल ने जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म बताया है वैसे वैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद आपको सवाल को सॉल्व करना है। जैसे सवाल ने आपको बोला है बेटा प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो, जहां भी प्लस है वहां पे कर दो मल्टीप्लाई, तो बेटा 2 इंटू 4 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर सवाल ने आपसे कहा बेटा माइनस को कर दो डिवाइड, तो जहां पे माइनस लगा है बेटा वहां पे कर दो आप डिवाइड। ठीक है, फिर सवाल कर रहा है बेटा मल्टीप्लाई को कर दो माइनस, जहां भी मल्टीप्लाई लगा बेटा वहां कर दो माइनस, तो -2 ऐसे हो गया। अच्छा फिर आपसे सवाल ने कहा है बेटा डिवाइड को कर दो प्लस, जहां भी डिवाइड है वहां पे कर दोगे आप प्लस, इस तरह से। ठीक है, और अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ऊपर वाले को सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद आप सॉल्व करोगे। और आपको पता है हम लगाएंगे बॉडमास रूल। बॉडमास में ब्रैकेट और ऑफ तो हमें दिख ही नहीं रहा बेटा। सबसे पहले आप लगाओगे बेटा डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। डिवीजन सबसे पहले कर लो बेटा, तो आप मुझे बताओ ये बन गया 4 + 4 माइनस, देन कर दो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब 4 2 जा 8, देन एडिशन, एडिशन का मतलब बेटा 4 + 4 8 -8, देन सब्ट्रैक्शन, तो बेटा 8 - 8 आंसर क्या आ गया है? 0। 0 सवाल का आंसर है, 0 सवाल का आंसर है। आपको सिंपली बॉडमास रूल को अप्लाई कर देना है, बॉडमास रूल को अप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चा, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने इस पीडीएफ को पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं या आपके आंसर्स गलत हो गए हैं उन्हें ठीक कर लें और उन्हें सीख लें, दोबारा गलत ना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ब्लड रिलेशन का सवाल हर एग्जाम में आता है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ब्लड रिलेशन का सवाल आता जरूर है। ठीक है, देखिए ये सवाल ब्लड रिलेशन का है बेटा। कमला रवि की पत्नी नहीं है, अच्छी बात है। प्रेमलता रवि की मां है। देखो यहाँ पे एक बात दे दी बेटा सवाल ने, यहाँ पे सवाल ने एक बात दे दी, जो प्रेमलता है वो रवि की मां है। प्रेमलता मतलब क्या होगी बेटा? फीमेल होगी। रवि की मां है तो रवि के बारे में पता नहीं कि रवि मेल है या फीमेल है। अच्छा नाम पे मत जाना बेटा, राम रवि महिलाओं का भी हो सकता है, पुरुषों का भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा फिर सवाल लिखा है सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। अगर पुत्र वधू बोला है तो सीता महिला होगी पक्का, और पुत्रवधू का मतलब होता है बेटे की पत्नी। बेटा कौन है बेटा प्रेमलता का? रवि, रवि की पत्नी है सीता, तो बेटा रवि की पत्नी है सीता। ठीक है, अब आपको पता है अगर सीता फीमेल होगी तो रवि पक्का मेल होगा, क्योंकि यह इंडिया है, यहाँ पे मेल और फीमेल में ही पता ही है आपको, है ना। अच्छा कमला कहाँ है? कमला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल ने कहा है बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
तो भाई कमला सीता की बहन है, कमला के बारे में पता ही नहीं, कमला इस फिगर में है कहां, तो हम कमला के बारे में कुछ नहीं कह सकते। प्रेमलता कमला की मां है, कमला के बारे में फिर से कोई स्टेटमेंट में दिया ही नहीं कुछ है। अच्छा, सीता रवि की पत्नी है, आप बताओ बेटा सीता रवि की पत्नी है, ये बात 100% सत्य है। हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बात 100% सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लगा देंगे। बेटा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन आप देख रहे हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन करने में आप कितना टाइम लगाओगे, 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन और 2 नंबर आपके पक्के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, निष्कर्ष पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उन 2 स्टेटमेंट के बाद 4 निष्कर्ष लिखे हुए हैं, 2 स्टेटमेंट लिखे हैं और 2 स्टेटमेंट के बाद बेटा 4 निष्कर्ष लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, कोई बहादुर कायर नहीं है, कोई भी बहादुर जो होता है बेटा वो कायर नहीं है, ठीक है। मतलब बहादुर अलग बात है, कायर अलग बात है। कुछ सिपाही कायर है, देखो अगर मैं फिगर बनाने पे जाऊं बेटा तो मैं कहूंगा ये मान लो सारे के सारे बहादुर है और कायर इधर बना दिए मैंने, तो कोई भी बहादुर जो है वो कायर से रिलेट नहीं करता, कोई भी बहादुर कायर से रिलेट नहीं करता। अच्छा, फिर सवाल लेगा कुछ सिपाही कायर है, तो बेटा कुछ सिपाही, जो सिपाही है उनका कुछ हिस्सा जो है वो कायर में आ जाता है, सिपाही का कुछ हिस्सा कायर में आ जाता है, ऐसे आप फिगर भी बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद निष्कर्ष देखिए बेटा, निष्कर्ष एक बात हमेशा छोटी सी याद कर लो, निष्कर्ष कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव निष्कर्ष नहीं हो सकता, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। जैसे अगर मैं बेटा स्टेटमेंट नंबर निष्कर्ष नंबर 1 की बात करूं, तो कोई सिपाही कायर नहीं होता। आप मुझे बताओ सिपाही के बारे में जो स्टेटमेंट बोला गया, सिपाही के बारे में स्टेटमेंट में कहा गया है सिपाही कायर होते हैं, कुछ सिपाही कायर होते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ पे नहीं वही की कोई बात नहीं हुई है ना। कायर होते हैं ऐसा बताया गया, नहीं होते हैं ऐसा कुछ बोला नहीं गया, मतलब ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो इसका नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कोई सिपाही कायर नहीं है, देखो यहाँ नहीं वर्ड आया ना, तो ये स्टेटमेंट, ये आंसर गलत हो गया। अच्छा, फिर सवाल लेगा बेटा सभी सिपाही बहादुर होते हैं, सभी सिपाही बहादुर होते हैं, बताओ बेटा अगर मैंने सभी सिपाही को बहादुर कर दिया होगा तो सिपाही का कुछ हिस्सा कायर में आएगा, तो कुछ बहादुर भी कायर चले हो जाएंगे, जबकि सवाल ने बोला है कोई बहादुर कायर नहीं है। बेटा अगर सिपाही का हिस्सा, देखो अगर मैं फिगर को ऐसे बना दूं, समझना, अगर मैं फिगर को ऐसे बना दूं, ये बना दूं बेटा सिपाही, तो आप कहोगे सर सिपाही का कुछ हिस्सा बहादुर में आ गया, पर ये हिस्सा भी तो मैच कर रहा है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर सवाल ने कहा कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, फिर से देखो बेटा ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, सिपाही के बारे में बात कर रहा है, जबकि सिपाही के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है वो पॉजिटिव दिया है, सिपाही के बारे में स्टेटमेंट जो दिया है बेटा वो पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो लिखा हुआ कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, देखो जरा यहाँ पे कुछ सिपाही जो हैं वो बहादुर होते हैं, ये बात 100% सत्य हो रही है, ये बात इस फिगर से 100% सत्य है। आप सिपाही को इधर भी बना सकते हो, आप चाहो तो फिगर ऐसे भी बना सकते हो, कुछ सिपाही बहादुर में आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर सभी सिपाही बहादुर में आ जाएंगे तो कायर भी बहादुर में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटा सेकंड वाला सही नहीं हुआ, यहां पर लास्ट डी वाला सही हो गया। ओके, उम्मीद कर रहा हूं समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यार, ये तो बहुत ही बेकार का सवाल एग्जाम में दे दिया जाता है, इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, ठीक है। आप देखोगे सबसे पहले फिगर में पेंटागन एक बड़ा सा बना हुआ है पंचभुज, और उसके अंदर भी एक छोटा पंचभुज ही बना है। दूसरे फिगर में बेटा एक सर्किल बना है और सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल बना हुआ है, ठीक है। पर तीसरे फिगर में ऐसा नहीं है, सवाल ने कहा है बेटा तीसरे फिगर में तो बना तो एक ट्राइंगल है,
पर ट्रायंगल के अंदर बना दिया बेटा चतुर्भुज, ठीक है। जबकि सवाल ने कहा है इन चारों में से कौन सा एक भिन्न है, और चौथे वाले को देखोगे तो बेटा रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो फिगर है उसके अंदर वही छोटा फिगर होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इन चारों से मैच नहीं करेगा, भिन्न होगा, अलग होगा। इसी को बेटा आप ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहते हो, ठीक है। यही है हमारा वर्गीकरण। ये एक ठीक ठाक सा सवाल है बेटा। फिर से ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये फिर से अल्फाबेट कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा हुआ है कि अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग में आप अल्फाबेट कोडिंग और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, ये दो चैप्टर अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो 40 to 50% रीजनिंग यहीं से पूछी जाती है, ठीक है। आप आराम से 40% रीजनिंग इन दोनों चैप्टर से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं सवाल में बता देता हूं सवाल में लिखा क्या है। बेसिकली बेटा सवाल में लिखा है जी जे क्यू यू के बीच में जो संबंध है वो इन चार ऑप्शन में से किसके बीच में है। इसका मतलब ये है बेटा जी जे से जिस तरह से क्यू यू बनाया गया, जी जे से जिस तरह से, जिस लॉजिक से क्यू यू बनाए गए हैं, उसी वही लॉजिक इन चार में से किस में फिट होता है। मैं चारों ऑप्शन भी लिख देता हूं बेटा, बी सी और डब्ल्यू जेड, अच्छा ए बी और एस टी, ए बी एस टी, अच्छा फिर लिखा है बेटा ए डी एस डब्ल्यू, ए डी एस डब्ल्यू, डी एच वी वाई, डी एच वी वाई। ये चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब बेटा ये है कि जी जे से जिस तरह से क्यू यू बनाया गया है उसी पैटर्न पर, उसी पैटर्न इन पर इनमें से क्या बनाया जाएगा, ठीक है। देखो बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला काम है कि आप कोड लिख लो, क्योंकि कोड से सवाल हो जाता है आसान। जी का कोड बताओ बेटा कितना होता है 7, जे होता है 10, क्यू होता है बेटा 17 और यू होता है 21, ठीक है। अब जब भी सवाल ऐसा आएगा कि इससे ये बनाया गया, इसमें से क्या बनाया जाएगा, तो आपको लेटर टू लेटर जाना है। लेटर टू लेटर का मतलब पहले लेटर से बनेगा पहला लेटर, बाद वाले से बनेगा बाद वाला लेटर। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो 7 से बन रहा है बेटा 17, इसका मतलब मैं कह सकता हूं प्लस 10 हो रहा है, और 10 से बन रहा है 21, मैं कह सकता हूं प्लस 11 हो रहा है। फिर से सुनो बेटा, 7 से हो गया 17, 10 से हो गया 21, मतलब प्लस 11। एक बार 10 बढ़ा, एक बार 11 बढ़ा, मतलब जितना यहां बढ़ता है आगे वाला उससे एक ज्यादा बढ़ता है। जितना पहले वाला बढ़ता है दूसरा वाला उससे एक ज्यादा बढ़ता है। ये इसका एक पैटर्न है, ये इसका पैटर्न है। अब मैं चेक करता हूं बेटा ऑप्शंस। आप बताओ, बी का कोड होता है 2, सी का कोड होता है 3, डब्ल्यू होता है बेटा 23 और जेड होता है 26। अगर मैं देखूं तो 2 से हो गया 23, 2 से 23, या आप ये समझ लो बेटा 2 से 23 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 21 का, और 23 से 26 में कितने का डिफरेंस आया बेटा 20 का। भाई 3 से 26, सॉरी 23 का डिफरेंस आया, 23 का, 3 से 26 हुआ तो 23 का डिफरेंस आया। आप बताओ बेटा ये 21 और 23 क्या एक बढ़ा? नहीं बेटा यार 2 बढ़ गया, क्योंकि यह देखो यहाँ ऊपर वाले में 10 से 11 हुआ था, यह 21 और 23 हो रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, गलत जवाब है ये, ठीक है। पहला बेटा आपसे गलत हो गया। सेकंड नंबर लगाओ बेटा, ए का होता है 1, बी होता है 2, एस होता है 19 और टी होता है 20। 1 से 19 प्लस 18, 2 से 20 प्लस 18, दोनों बार बराबर बराबर नंबर बढ़ा है ना, जबकि हमें बढ़ाना एक बार प्लस 10 तो एक बार प्लस 11, एक ज्यादा होना चाहिए। अच्छा इस वाले में चेक करो बेटा, ए का कोड होता है 1, डी होता है 4, एस होता है बेटा 19, डब्ल्यू होता है 23। ये देखो बेटा 1 से 19 18 हो रहा है, 1 से 19 18 हो रहा है, और देखो 4 से 23, 1 से 19 हो गया और 4 से 23 कितना हो रहा है बेटा 19 बढ़ रहा है। आप फिर समझो बेटा, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ए डी के बाद है बेटा एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू 1 4 19 23 है ना, 1 से 19 प्लस 18 हुआ, और 4 से 23 प्लस 19 हुआ। और देखो यही तो पैटर्न है हमारा,
यही तो पैटर्न है बेटा, एक बार +10 तो अगली बार एक ज्यादा, अब की बार +18 तो अगली बार बेटा +19। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही आंसर है। बात समझ आ गई है आप सभी को, है ना? बात मेरी समझ आई बेटा? तो ये जो सारी का सारा जो खेल हो रहा है, ये पूरा का पूरा खेल अल्फाबेट कोडिंग पर बेस्ड है। एक मिनट, ये पूरा का पूरा खेल बेटा अल्फाबेट कोडिंग पर बेस्ड है। अगर आपको अल्फाबेट कोडिंग आता होगा फटाफट, तो आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि कोड में कितना देखना कि कितना बढ़ रहा कितना घटना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जी को बना दो क्यू, कितना अक्षर बढ़ा आया, कितने लेटर्स के बाद आया, तो आप ऐसा कहीं ना कहीं काउंट कर लो, GHIJKLMNOPQ ऐसे काउंट करोगे ना। पर अगर मैंने आपसे कहा जी को बनाया गया क्यू, तो आप कहोगे जी है बेटा 7, क्यू है 17, तो 10 बढ़ गया, ऐसे बोलोगे, है ना? इसलिए कोड याद करना बहुत जरूरी है, कोड याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एक सीरीज का सवाल है, 5, 16, 51, 158, 5, 16, 51, 158 और आगे का नंबर पूछा गया। बेटा आगे का नंबर पूछा गया, कैसे कर पाओगे? आपको दिख रहा है बेटा ये जो सीरीज है ये बढ़ते हुए क्रम में है, नंबर बढ़ता जा रहा है, और जो नंबर बढ़ रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 5 से हुआ 16, 16 से हुआ 51, 51 से देखो लगभग 150 के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब नंबर बहुत तेज बढ़ रहा है। और मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब नंबर बहुत तेज बढ़ता है, इसका मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस। मल्टीप्लाई प्लस माइनस का मतलब है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा गया होगा। जैसे अगर मैं बेटा 5 में 3 का मल्टीप्लाई करूं और 1 जोड़ दूं, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दूं, तो बेटा 16 आ जाएगा। 5 से 15 और 1 16। और अगर मैं 16 में 3 का मल्टीप्लाई करूं और 3 जोड़ दूं, 16 3 48 और 3 51, है ना बेटा? समझना, 51 में 3 का मल्टीप्लाई करो और 5 जोड़ दो, 51 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 51 गुणा 3 होता है बेटा 153 और 5 158। इसका मतलब यह है बेटा कि हर बार 3 का गुणा किया जा रहा है, हर बार 3 का गुणा किया जा रहा है और ऑड नंबर्स जोड़े जा रहे हैं। 1 पहले जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया। मतलब आपको यहां पे भी 3 का मल्टीप्लाई करना है और प्लस कितना करना है बेटा? 7। आप बताओ, यहाँ 5 किया था ना, यहाँ पे कितना प्लस करोगे बेटा? 7 प्लस करोगे। और या तो आप इसे पूरा सॉल्व कर लो, या तो इसे आप पूरा सॉल्व कर लो। अच्छा शायद छुप गया है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। 158 में 3 का मल्टीप्लाई करो और प्लस 7 करो। अब देखो, या तो इसे आप पूरा सॉल्व कर लो, नहीं तो हम यूनिट डिजिट से भी आंसर लगा सकते हैं। 8 का 24 आएगा, बोलो आखिरी में, लास्ट में 24 में से 4 आएगा और 4 में 7 जोड़ने पर 11 आएगा। इसका मतलब यूनिट प्लेस पर 1 होना चाहिए। बेटा यूनिट प्लेस पर 1 मुझे दिख रहा है एक ऑप्शन में 481। तो बेटा इसको सॉल्व करने पर हमारा 481 आ जाएगा और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। बहुत ही आसान सा बेटा सीरीज था। सीरीज चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है कि सीरीज तेज बढ़े तो क्या करना होगा, धीमे बढ़े तो क्या करना होगा, है ना? ये सारी बातें हमें चैप्टर में करी हुई है। फिर से देखिए बेटा, ऑड वन आउट का सवाल है और फिर से कोडिंग पर बेस्ड सवाल है। ऑड वन आउट का सवाल कोडिंग पर बेस्ड है। मैं लिख देता हूं DFH DFH KMO। अच्छा RTV TWZ TWZ। ठीक है, सवाल ने कहा ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से 3 में सेम पैटर्न है, 3 में कोई एक पैटर्न होगा, चौथा अलग है। 4 में से 3 में एक पैटर्न है, चौथा अलग है। तो कैसे चेक करोगे बेटा? पैटर्न चेक करने के लिए हमेशा अल्फाबेट कोड लिख दो आप बेटा। डी का कोड होता है 4, एफ होता है 6, एच होता है 8। आपको दिख रहा है बेटा +2 हुआ है। ठीक है, के का कोड होता है बेटा 11, एम होता है 13, ओ होता है 15। आप देख रहे हो बेटा +2 हुआ है। आर का कोड होता है बेटा 18, टी होता है 20, वी होता है 22। आप देख रहे हो बेटा +2 हो रहा है। अच्छा, टी का कोड होता है बेटा 20, डब्ल्यू होता है 23, जेड हो जाता है 26। पर इस बार देखो +2 नहीं हुआ बेटा, इस बार +3 और +3 हो गया। आप देखोगे तो तीनों में जो कोड है बेटा वो 3 2 2 के अंतर पर है।
इन तीनों में जो कोड है वो दो दो के अंतर पर है, पर यहां पर जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो तीन तीन के अंतर पर लिखे हुए हैं। इसका मतलब यही हमारा चौथा ऐसा है जो इन बाकी के तीन से भिन्न है। और सवाल ने यही पूछा हुआ है कौन सा एक अन्य से भिन्न है, तो बेटा ये जो है ये इन बाकी के अन्य से भिन्न होगा। ठीक है, कोड्स के थ्रू अगर आप जाओगे तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। कृपया कोड याद करें। मैं फिर से कह रहा हूं, कोड का जो वीडियो है, कोडिंग याद करने का जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, कैलेंडर का सवाल। कैलेंडर के हम पहले भी कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, किसी महीने का चौथा दिन शनिवार है। बेटा मुझे बताओ महीने की तारीख कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है ना बेटा, 1 2 3 4, चौथा दिन जो है वो शनिवार है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 4 तारीख को शनिवार है? कह सकते हो भाई, किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है और सवाल ने कहा है उस महीने के 26वें दिन का मतलब 26 तारीख से 5 दिन पहले। आप बताओ बेटा 26 से 5 दिन पहले कौन सी तारीख पड़ेगी? 21 पड़ेगी ना। 21 को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है बेटा। 4 तारीख को शनिवार है। अच्छा मैंने कहा लिख दिया, क्वेश्चन के पीछे लिख दिया, यहां लिख देता हूं। 26 से 5 दिन पहले मतलब 21 तारीख। 26 से 5 दिन पहले मतलब 21 तारीख। सवाल पूछ रहे बेटे 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, बहुत ही आसान है। 4 तारीख को शनिवार है, 21 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पता करने के लिए आप सिंपली बेटा 21 में से 4 माइनस कर दो। 21 में से 4 करोगे माइनस कितना बच रहा है बेटा? 17। 17 दिन हो गए इनके बीच में, 17 दिनों को बना दो ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब है 7 का भाग करो, रिमाइंडर चेक करो। तो 17 दूना 14, सॉरी 7 दूना 14, बचा रिमाइंडर 3। अच्छा मुझे बताओ 4 तारीख का दिन पता है, 21 का पता करना मतलब समय में आगे जाना है। समय में आगे जाने का मतलब होता है दिन प्लस कर दो, जो ऑड डेज है वो प्लस कर दो। तो शनिवार में 3 प्लस कर दो। शनिवार के बाद बेटा संडे, मंडे और ट्यूसडे, मतलब 21 तारीख को मंगलवार होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर है। 21 तारीख को मंगलवार है। ठीक है, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। नहीं समझ पाए तो बेटा बहुत आसान सी बात समझ लो, कोई भी एक तारीख है, समझ लो कोई भी एक तारीख, मान लो बेटा 5 तारीख को सवाल ने कहा बुधवार है। अगर सवाल ने कहा बेटा 5 तारीख को बुधवार है, बताओ 13 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो बेटा 5 तारीख को बुधवार है, 13 को कौन सा दिन होगा ये पता करना है। तो बेटा सिंपली माइनस कर दो। 13 में से 5 घटाओगे कितना बचा बेटा? 8 है ना। 8 को बना दो ऑड डे का मतलब 7 का डिवाइड 1 आया। अब बताओ समय में आगे जाना है कि पीछे आना है? 5 तारीख का दिन पता है, 13 का पता करना है, तो सिंपली एक दिन बढ़ा दो, बुधवार +1 बृहस्पतिवार। ठीक है, इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है, इसके अलावा कोई और बात नहीं। बहुत बेहतरीन आसान से सवाल है बेटा। बच्चों आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप में से किसी को भी सीसैट का फुल कोर्स बैच पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में फिर से आपको हमारे ऐप करियर पाथ का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सीसैट का फुल कोर्स बैच परचेज कर सकते हो। इस समय बेटा ऑफर चल रहा है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 50% का डिस्काउंट है। 2400 रुपए की फीस है, पर आपको अभी लेने पर ये कोर्स फुल कोर्स 1200 रुपए मिलेगा, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, ये सारी बातें सिखाई जाएंगी। ठीक है, बहुत देरी नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 अमेरिकी जा रहे थे, भाई 2 अमेरिकी हैं, 2 अमेरिका नहीं जा रहे हैं, गौर से पढ़ना है बेटा। 2 अमेरिकी जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं। ठीक है, 2 लोग जा रहे हैं। अच्छा 2 लोग जा रहे हैं, एक जो है वो दूसरे के बेटे का पिता है। अच्छी बात है, 2 लोग जा रहे हैं, इसका जो बेटा है, 2 लोग जा रहे हैं, मान लो बेटा एक ये है और एक ये है, 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, इसका जो बेटा है, ये जो मान लो जो इसका बेटा है, एक जो है वो दूसरे के बेटे का पिता है। बेटा जो इसका बेटा है ना, इसका जो बेटा है, इस बेटे का ये पिता है। इसका मतलब बेटा ये कौन हो गई? ये मां हो गई और ये पिता हो गए। और अगर ये मां और पिता है मतलब आपस में क्या है बेटा? ये
आपस में पति पत्नी है। आसान सवाल, ठीक है, आपस में पति पत्नी है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर है। बस सवाल को ठीक से पढ़ना, क्वेश्चन चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे आंसर गलत करके आ गए। यहां लिखा हुआ है √841, √841 और √3249, √3249 के बीच के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो बेटा बहुत ही आसान सी बात है, 841 का रूट होता है बेटा 29 और 3249 बेटा ये 25 से 7 ज्यादा देख रहे हो, 50 से 7 ज्यादा वाला इसका रूट आ गया 57। ठीक है, मैं रूट निकालने की ट्रिक्स आपको क्लास में बताऊंगा, सीसैट के बैच के क्लास में। ठीक है, सवाल ने कहा बेटा इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो याद रखना सवाल ने इन दोनों के मध्य या बीच में पूछा है। इसका मतलब आपको इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, इसके बीच के काउंट करने हैं। तो बेटा 29 के बाद क्या आएगा 30, तो 30 को मैंने एक काउंट कर लिया। अच्छा उसके बाद बेटा 31 से 40 तक बेटा 10 नंबर आएंगे, 41 से 50 तक 10 नंबर आएंगे और 57 के पहले गिनना तो 6 और नंबर आएंगे बेटा 56 तक। तो कुल मिला के इतने जो नंबर्स हैं वो इनके बीच में आ रहे हैं। तो बेटा 10 10 20 6 26 और 1 27 नंबर्स इनके बीच में है, 27 नंबर्स इनके बीच में है। ओके, आसान क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा फर्क करता है, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, यूपीएससी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहता है, पीसीएस के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एकदम आसान वाले। अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20% बराबर में लिखा है बेटा x माइनस वाई का 50%, यही लिखा है। x प्लस वाई का 20% बराबर x माइनस वाई का 50%, तो x बटे वाई बताओ। x रेशियो y का मतलब है x बटे वाई, x बटे वाई का मान पूछा गया। कैसे पता करोगे, आप सभी को पता है बेटा 20% को हम 1/5 लिख देते हैं बराबर में x माइनस वाई, और 50% को हम बेटा 1/2 लिख देते हैं। जिन लोगों ने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देख लिया होगा उनको समझ आ गया होगा ये मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, क्रॉस कर दो बेटा, क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 5 का यहां कर दो, तो बेटा ये बन गया 2x प्लस 2y बराबर में 5x माइनस 5y। एक काम करो, x को ले जाओ उधर, 5y को लाओ इधर, तो बेटा बन गया 7y बराबर में 3x, x बटे वाई बराबर में 7/3, और यही सवाल का उत्तर है। x बटे वाई बराबर 7/3, 7/3 इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर। ओके, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, बहुत ही टफ सवाल नहीं है, वेरी बहुत आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान वाला सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं फटाफट। एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज बेटा 340 रुपए। आप बताओ, सवाल ने कहा है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12 होल 1/2 है, 12.5% है, समय जो है वो 2 साल का दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज बेटा 340 दिया हुआ है, साधारण ब्याज के बारे में पूछा गया। ठीक है, और इस तरह के सवाल आपको सीआई के चैप्टर में करवाए गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं, जब जब आपको सवाल में प्रिंसिपल ना दिया जाए, मतलब मूलधन ना दिया जाए, जब जब आपको सवाल में प्रिंसिपल या मूलधन ना दिया जाए, आपको सिंपली क्या करना है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है। और आपको पता ही है 12.5% का मान होता है 1/8। ठीक है, फिर क्या करना है, इस 8 की पावर लगाना है उतना जितने साल हैं। कितने साल बोले गए बेटा, 2 साल, इसका मतलब 2 साल की बात कर रहा है, तो 8 की पावर 2 लिख दो, 8 की पावर 2 का मतलब 64। इस 64 को मूलधन मान लेंगे और मूलधन पर हम 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। पहले साल मिलेगा 64 का 1/8, 8, अगले साल 64 का 1/8 का मतलब 8 मिलेगा, और 8 का भी 1/8 मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा मेरी बात बेटा गौर से सुनना, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये बन जाता है सीआई,
लेकिन अगर मैं किनारे वाले को जोड़ू तो ये बन जाता है SI। अगर मैं बेटा तीनों को जोड़ता हूं तो मेरे अकॉर्डिंग जो CI है वो निकल के आया बेटा 8 और 8 और 1 17, जबकि सवाल ने CI कितना दिया हुआ 340। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। पूछा गया है बेटा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज बेटा ये किनारे वाला है। आप बताओ 8 और 8 16, साधारण ब्याज का मान है 16, 16 का मान निकालना है। 17 का मान 340 है, 16 का मान क्या होगा? कैसे पता करोगे? बहुत आसान सी बात है बेटा, 340 गुणा 16 बटे 17, काटा पीटी, आंसर आ चुका है 320। जिन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपए था, उन्हीं 2 वर्ष में साधारण ब्याज बेटा 320 रुपए। ठीक है, इसका मतलब अच्छा कुछ छुप गया थोड़ा सा, वो आप देख लेना बेटा कैसे करना है। 340 गुणा 16 बटे 17 छुप गया है। ठीक है, तो आप अपने आप से समझ लेना, होशियार बच्चे तो वैसे ही तुम हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, कई सारे बच्चे इस सवाल को नहीं लगा पाए हैं। देखो बेटा, पहली बात तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहली बात आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि अगर कभी इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, इस तरह का पैटर्न, तो इसका एरिया, इसे बेटा हम कहते हैं सेगमेंट या हिंदी में कहेंगे वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, देख नहीं रहा है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पहली बात तो ये है कि अगर बेटा ये ABC इस तरह से एक वृत्तखंड बनता है तो उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अच्छा, कई बार सवाल आपसे ये BC चाप की लंबाई पूछेगा, तो BC चाप की जो लंबाई है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो सवाल आसान है, बेहतरीन सवाल है, फटाफट लगा सकते हो। जैसे अगर मैं सवाल को पढ़ूं तो सवाल में क्या किया गया है, पूरे व्रत को 6 हिस्सों में बांटा गया। अच्छा, आप मुझे बताओ एक बात सोचकर कि अगर मैं इस पूरे व्रत को बेटा 6 हिस्सों में बांट दूं, तो मुझे बताओ यहाँ जो सेंटर पर जो कोण होते हैं, सेंटर पर जो कोण, ये पूरा 360 डिग्री का होता है। अगर ये 360 डिग्री का है और मैंने 6 हिस्सों में बांट दिया है, अगर बेटा ये 360 डिग्री का है, मैंने 6 हिस्सों में बांटा है, तो ये बन जाएगा 360 बटा 6। इसका मतलब 60 डिग्री एक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा, बोलो। और सवाल ने इसी के बारे में तो बोला है, मतलब जो वृत्तखंड पूछा गया है उसमें जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का बना हुआ है। पहली बात तो ये समझ आ गई। फिर सवाल ने आपको इसका एरिया दिया हुआ है 36 पाई। सवाल ने एरिया दिया है 36 पाई। 36 पाई एरिया दिया बेटा किसका? इस वृत्तखंड का दिया है। और अगर इस वृत्तखंड का एरिया 36 पाई है, जबकि हमें पता है वृत्तखंड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हम यहां लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर, थीटा का मतलब 60 डिग्री बटे 360 बराबर में 36 पाई। ठीक है बेटा, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अगर मैं यहां काट दूं, है कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक मिनट बेटा, सॉरी, पूरा एरिया दिया है 36 पाई, फिर समझो ये गलत हो गया बेटा। पूरा एरिया दिया है 36 पाई, आपने इसको 6 भागों में बांटा है, तो 36 पाई को अगर मैं 6 भागों में बांटूंगा तो जो एक हिस्सा होगा वो हो जाएगा बेटा 6 पाई का। और इस एक हिस्से का एरिया का फॉर्मूला ये लगा दोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री बटे में 360 बराबर में 6 पाई। पाई से पाई कट गया, 6 से 6 कट गया बेटा, 0 से 0 कट गया, आर स्क्वायर बराबर में 36। तो आर का मान आ चुका है 6, आर का मान आ गया बेटा 6। अब सवाल आपसे पूछ रहा है वृत्तखंड PQ की लंबाई, PQ का मतलब ये चाप की लंबाई पूछ रहा है बेटा। तो चाप की लंबाई के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर का मान कितना है बेटा 6, थीटा का मान कितना है बेटा 60 डिग्री अपॉन में 360। काट दोगे बेटा 2 पाई आ जाएगा, पाई की लंबाई 2 पाई, चाप की लंबाई निकल के आ गई, चाप की लंबाई आ गई बेटा 2 पाई। ठीक है, इस तरह से करना है, मेरी बात को सुनना बेटा गौर से।
ये पूरा एरिया 36 पाई था, तो ये वाला कितना होगा बेटा 6 पाई होगा। पूरा एंगल 360 है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा 60 होगा। एरिया का फॉर्मूला लगाया, बराबर किया, आर निकल के आ गया। अब सवाल ने पूछा है बेटा चाप की लंबाई, सेकंड फॉर्मूला लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तब तो सवाल कर पाओगे, नहीं तो कठिन है, कठिन है ना। जैसे आप कहते हो ना बेटा कठिन, वही वाला है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां लिखा हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको शायद पूरा पूरा दिख ना रहा हो, मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन ने कहा है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 2, ऐसा दिया है। पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, इस चीज का वैल्यू दिया है, इस दूसरे वाले का वैल्यू पूछा गया। बड़ा बड़ा आसान सवाल है, आप इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2xy आ जाएगा। एक्स वाई को धर लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। बेटा ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से मैं कह सकता हूं x इक्वल टू वाई है। बेटा यहां से मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू वाई है। अगर x इक्वल टू वाई होगा तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे y लिख सकते हो। अगर बेटा x इक्वल टू वाई है तो जहां जहां x है वहां वहां y लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां जहां भी x है वहां वहां y लिख दो, तो बेटा ये सवाल बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 2y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, ऊपर नीचे कट जाएगा और आंसर 1 होगा। ऊपर नीचे बेटा कट जाएगा, आंसर 1 होगा। ठीक है, अलजबरा का सवाल है और अलजबरा के ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। बेटा आपके सिलेबस से मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, अलजबरा भी है, रेखा गणित भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, डेटा सफिशिएंसी भी है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी है, अर्थमेटिक भी है। ठीक है, तो ये अलजबरा का सवाल है और अलजबरा के ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, अगला एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, ये अनुपात का सवाल है। अगर आपको अनुपात की बेसिक नॉलेज होगी तो सवाल का आंसर लगा दोगे। सवाल ने बोला बेटे एक्स अनुपात वाई, एक्स रेशियो वाई 1:2 दिया है, वाई रेशियो जेड आपको 3:5 दिया है। वाई रेशियो जेड जो है बेटा वो 3:5 है। पूछा गया है 5x माइनस 3y प्लस जेड, 5x माइनस 3y प्लस जेड का संभव मान क्या होगा इन चार में से। इन चार में से संभव मान क्या होगा, तो संभव मान निकालने के लिए सबसे पहला काम तो आपको यह करना पड़ेगा कि इन दोनों को मिला के एक रेशियो बनाना होगा। क्यों ऐसा करना होगा बेटा, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू 1 रख देते हो तो अच्छी बात है, पर y का वैल्यू देखो बेटा यहां पर 2 है और y का वैल्यू यहां 3 है, तो y का क्या वैल्यू रखोगे, 2 रखोगे कि 3 रखोगे, नहीं पता ना। तो सबसे पहला काम है y के वैल्यू को बराबर कर लो, और y के वैल्यू को बराबर करने के लिए बेटा आपको रेशियो मर्ज करना सिखाया गया होगा, 1:2 और 3:5। जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया हुआ है उसमें मैंने आपको रेशियोज को मर्ज करना सिखाया अच्छी तरीके से। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। बेटा ये बन जाता है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड बन गया बेटा 3, 6 और 10, मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू 10। पुट करवा दो, इस सवाल में रख दो बेटा, x की जगह पे 3 रखो तो 5 तियां 15 माइनस y की जगह पे 6 रखो बेटा तो 6 तियां 18, सॉरी ये 5 तियां 15, हाँ ठीक है, और प्लस में हो जा रहा है z की वैल्यू बेटा 10। तो 10 और 15 25, 25 में से 18 चले गए तो बेटा आंसर आया 7। आप बताओ बेटा यहां से 7 आंसर आ रहा है, पर 7 आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पर डायरेक्ट अनुपात रख दिए हैं, और अनुपात का मतलब होता है लीस्ट मल्टीपल या लीस्ट डिविजिबल। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे छोटा वाला फैक्टर है वो 7 है, मतलब यह है कि हमारा वो आंसर सही होगा जो 7 का मल्टीपल या 7 से डिविजिबल होगा। बेटा चेक करो सभी ऑप्शंस, 7 का मल्टीपल या 7 से डिविजिबल, 180 7 से नहीं करता, 190 7 से नहीं करता बेटा, 200 भी 7 से नहीं करता, 196
196 जो है वो 7 का मल्टीपल भी है और 7 से डिविजिबल भी है, तो इसका मतलब 196 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, सवाल ने कहा था इसका क्या संभव मान होगा, वही मान संभव होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब हम इस सवाल का आंसर लगा देंगे 196। आसान सा सवाल था बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन साफ नहीं दिखा तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड बेटा x माइनस 2 दिया है। एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तो सवाल ने कहा है बाकी के गुणनखंड क्या होंगे। अगर एक गुणनखंड बेटा x माइनस 2 है तो बाकी के गुणनखंड क्या होंगे। छोटी सी बात बेटा याद कर लो, इस सवाल को लगाने के 3 तरीके हैं। अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो गुणनखंड कर सकते हो, वरना मेरे वाले शॉर्टकट तरीके से भी जा सकते हो। आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट तरीके से जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना ये समझो। कभी भी अगर सवाल कह दे कि ये जो बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं बेटा बहुपद, पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल या बहुपद लिखा, बहुपद का मतलब बहुत सारे पदों को जोड़ या घटाकर लिखा गया, उसे कहते हैं बहुपद। तो बहुपद का एक गुणनखंड ये है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, कभी भी ऐसे सवाल पूछे गए तो छोटी सी बात याद करो बेटा कि जो भी गुणनखंड होता है, जो भी अगर x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से x माइनस 2 को 0 के बराबर कर देते हैं और यहां से बेटा निकल के आएगा x बराबर 2। ठीक है, अब सुनना बेटा, गौर से सुनना मेरी बात को, मैं आपको पहले प्रूव करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आंसर सवाल लगाऊंगा। ठीक है, सवाल ने कहा x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है। अगर x माइनस 2 इसका गुणनखंड होगा तो x माइनस 2 0 के बराबर कर दो, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये x इक्वल टू 2 इस यहां पे x की जगह पे रखना है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में x की जगह पे 2 रखना है, और अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो ये सब कुछ कट के आंसर 0 आ जाएगा। गौर सुनो मैंने क्या बोला, x का वैल्यू 2 इसमें रख दो कंडीशन के अंदर, बहुपद के अंदर, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर ये 0 आ जाएगा अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो। अगर 0 नहीं आया मतलब गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो मैं रख के चेक करता हूं बेटा। x इक्वल टू 2 पुट करो, x इक्वल टू 2 पकड़ने बेटा ये हो गया 8, प्लस में x बराबर 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4 चौके 16, माइनस में यहां रखो बेटा 3 दूना 6, माइनस में 18, तो बेटा 16 और 8 24, और माइनस माइनस वाले जुड़ गए तो 18 और 6 24, बीच में लग गया बेटा माइनस। आप देखोगे बेटा कट के 0 आ गया। मतलब यह है कि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। बेटा x बराबर 2 रखने पर अगर ये बेटा 0 आ जाए, इसका मतलब ये जो आपने माना हुआ इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अब क्या करना है, ऑप्शंस उठाने हैं और ऑप्शंस को यहां पर पुट करवा दो। जिससे भी 0 आएगा वही इसका गुणनखंड हो जाएगा, जिससे भी 0 आएगा वही इसका गुणनखंड होगा। जैसे मैं ऑप्शन नंबर 1 ले लेता हूं। ऑप्शन नंबर 1 में बेटा x प्लस 2 लिखा है, सवाल ने कहा x प्लस 2 इसका गुणनखंड है। अगर x प्लस 2 इसका गुणनखंड होगा तो x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दो बेटा, x बराबर क्या आ गया माइनस 2। x बराबर माइनस 2 रखने पर अगर ये 0 आया तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। x बराबर माइनस 2 पुट कर रहा हूं बेटा, तो ये बन जाएगा देखो माइनस का 8, प्लस का हो जाएगा बेटा 4 चौका 16, और ये प्लस का हो जाएगा 6 और माइनस का 18। माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे 18 और 8 माइनस का 26, और 16 और 6 जोड़ेंगे बेटा तो 22। आप बताओ क्या ये 0 आया? नहीं आया 0। अगर ये 0 नहीं आया इसका मतलब x प्लस 2 इसका गुणनखंड नहीं है, और x प्लस 2 आप देखोगे तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब वो दोनों ही ऑप्शन कट गए, वो दोनों ही ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास बेटा, x प्लस 3 चेक कर लेते हैं एक बार मैं x प्लस 3 भी चेक कर लेता हूं। तो अगर मैं x प्लस 3 बराबर 0 पुट करता हूं तो x बराबर क्या आया बेटा -3। x बराबर -3 इस समीकरण में, इस बहुपद में रखो।
बेटे x की जगह पे रखोगे -3 तो बन जाएगा -27